चलिए, यहाँ पर आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए हिंदी का पेपर। जी हाँ, ये किसका लेके आए हैं? हिंदी का पेपर। तो आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे, सबसे पहले क्लियर कर दें। क्या सर ये जो हिंदी का पेपर आप मुझे दे रहे हैं, ये 100 में से 100 नंबर का है? बिल्कुल जी हाँ। मैं ये आप गारंटी के साथ आपको दे रहा हूँ कि ये 100 में से आपको 100 नंबर का पेपर है। क्या गुरुजी ये जो पेपर आप दे रहे हैं, क्या पूरा पेपर सॉल्व है? जी हाँ, बिल्कुल। ये पूरा पेपर क्या है आपका? हल है। क्या है? हल है। मैंने स्पेशल इस पेपर को बनवाया है। हमारा कोशिश यही है कि आपका फरवरी में बोर्ड एग्जाम है। अभी आपके पास कम से कम 20 से 30 दिन बचा हुआ है। इसमें कम से कम आपको मैं कितना पेपर प्रोवाइड करूं पता है? 30 सेट मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। कितना सेट? 30 सेट मैं प्रोवाइड करूंगा। ये 30 सेट आने वाला जो रहेगा ना, तो जो 30 गद्यांश, 30 पद्यांश, 10-10 बहुविकल्पी, 300 बहुविकल्पी, हर सेट में एक जीवन परिचय, तो 30 बार जीवन परिचय आपका रिपीट होगा। सोचो कितना इंपॉर्टेंट वाला ये वीडियो होने वाला है, आपको भी नहीं पता होगा। तो हमारे साथ आप जुड़िए डेली। सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे, फिर 7 बजे 3 वीडियो आती है। और शिवम सर बायोलॉजी हिंदी पे तो डेडिकेटेड यार बायोलॉजी हिंदी क्लास चल रही है। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया ना, तो अपने इस यूट्यूब चैनल यस के मिशन को सब्सक्राइब करो और जाकर शिवम सर बायोलॉजी हिंदी को भी कर लेना। कंप्लीट मैं करवा दूंगा, धुआं धुआं करोगे यार पेपर में। ये जो 100 नंबर दिखाई दे रहा है ना, टेंशन ही मत लो। ये 100 नंबर आपसे कोई छीन नहीं सकता। मुझसे ये लिख कर ले लो। मुझसे ये लिख कर ले लो। कोई आपसे ये 100 नंबर छीन नहीं सकता। आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए रहेंगे। लेकिन आप काहे के लिए बर्बाद करेंगे 15 मिनट? पढ़ने में क्यों बर्बाद करेंगे भैया? सीधा पेपरवा को सॉल्व करिएगा। क्या करिएगा? सॉल्व करिएगा। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। एक खंड क रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? ख रहेगा। क रहेगा और क्या रहेगा? ख रहेगा। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला रहेगा खंडक क। क्या रहेगा? सबसे पहला प्रश्न रहेगा आपके सामने खंडक क। ठीक है, चलिए हम लोग खंड क को इसको पूरा सॉल्व करते हैं। आज का वीडियो लाइक टारगेट मैं रखता हूं कितना पता है? ज्यादा नहीं रखूंगा, केवल 1000 रखूंगा। यार बहुत ज्यादा टारगेट दे देंगे ना तो आप लोग कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे। 1000 टारगेट। और मैं आपसे ये भी प्रॉमिस कर ले रहा हूं, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर भेज दूंगा। तो एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दे रहा हूं। जाकर वहां से इसका क्या करिएगा आप लोग? पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहां से आप जाके इसका पूरा पूरा क्या करिएगा? पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई इशू बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे पहला क प्रश्न बोल रहा है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिए खंड क जो पहला आपका रहेगा वो ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। पहला का क और ख दोनों ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 10 नंबर का आपके पेपर में रहेगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनकी रचना कौन सी है? कौन सी इनकी रचना है? तो वो है हिंदी साहित्य की भूमिका। गुरुजी जो हिंदी साहित्य की भूमिका है ना, वो किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। मैंने नोट कर लिया गुरुजी, कोई इशू नहीं है। नोट कर लिए। चलिए ख वाला यहाँ पे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन है? सबसे पहला यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं, राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? वासुदेव। वासुदेव शरण अग्रवाल। शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल किसके हैं? राष्ट्र के स्वरूप के लेखक है गुरुजी। लेकिन अशोक के फूल के लेखक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद प्रसाद द्विवेदी कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है? ये है कविता क्या है?
कविता क्या है? किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया निबंध है। इस प्रकार से आपको क्या करना है? तैयार करना है। अशोक का फूल भी क्या है? यह भी गुरुजी एक निबंध है। यह भी क्या है गुरुजी? एक निबंध है। क्लियर हो रहा है ना? गुरुजी राष्ट्र का स्वरूप भी क्या है? एक निबंध है। गुरुजी राष्ट्र का स्वरूप भी एक क्या है? निबंध है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई डाउट? अगर कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, अजात शत्रु रचना की विधा है। जो अजात शत्रु है यह रचना की विधा है। किस रचना की विधा है गुरुजी? तो यह एक नाटक है। क्या है? एक नाटक है। अज्ञेय की रचना कौन सी है? तो जो अज्ञेय की रचना है वो है शिखर एक जीवनी। शिखर एक जीवनी किसकी है? अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की रचना है। आप चिंता मत करना, जितना मैं आपको दे रहा हूं यही आप तैयार कर लेना। पेपर में आपका एक भी प्रश्न, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो मैं पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं, फरवरी का जो बोर्ड पेपर होने वाला है, एक भी आपका छूटेगा नहीं करेजा। एक भी आपका छूटेगा नहीं। लिखकर आप मुझसे ले लो, छूटेगा नहीं। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो बहादुर कहानी लेखक है जैनेन्द्र कुमार। कौन है? जैनेन्द्र कुमार। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे दूसरा का पहला का 5 प्रश्न और दूसरा का 5 प्रश्न, 10 प्रश्न आपका क्या रहेगा? बहुविकल्पी रहेगा। क्या रहेगा? बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं गुरुजी। जो रामधारी सिंह दिनकर है ये प्रमुख कवि हैं। किसके हैं? तो ये प्रगतिवादी काव्य धारा के हैं। रामधारी सिंह दिनकर गुरुजी किसके कवि हैं? प्रगतिवादी काव्य धारा के हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, विहारी की रचनाओं का छंद है गुरुजी। जो विहारी की रचनाओं का छंद है ना वो चौपाई है गुरुजी। क्या है? चौपाई है। दोहा मत ठोक देना नहीं गलत हो जाए। आंसू रचना है गुरुजी। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। आंसू किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। यहां तक क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। जो छायावाद के कवि हैं कौन है? डॉक्टर नागेंद्र। छायावाद के कवि हैं डॉक्टर नागेंद्र। और डॉक्टर नागेंद्र का कहना था कि स्थूल के प्रति सूक्ष्मवाद का विद्रोह, जो छायावाद है यह स्थूल के प्रति सूक्ष्म का क्या है? एक विद्रोह है। यह कथन किसका था? तो यह कथन था डॉक्टर नगेंद्र का था। किसका था? डॉक्टर नगेंद्र का था। अंगा वाला प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था गुरुजी? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था सन 1961 ईस्वी में। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? कमेंट में छाप दो। यहाँ पे दूसरा वाला है तो 1991। जैसे अभी एक पेपर कोड था 2023 का, उसमें यह पूछा गया था कि प्रथम सार सॉरी हाँ प्रथम सप्तक का प्रकाशन कब था? और इसमें देखेंगे तो दिया है दूसरा। तो प्रथम दूसरा ये इंपॉर्टेंट है दोनों, इससे बाहर आपका आने वाला नहीं है। क्लियर है ना? उसके बाद देखिए 10 नंबर का करे जाएगा क्या? गद्यांश। क्या आएगा आपका? गद्यांश। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का रहेगा। 5 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगी आपकी 5। इसको आंसर देने से पहले आपको सबसे पहले गद्यांश को क्या करना है? पढ़ना है। आप जितने अच्छे से गद्यांश को पढ़ लोगे उतने ही अच्छे से इसका क्या दे देंगे आप? आंसर दे देंगे। अगर आप अच्छे से गद्यांश को नहीं पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि उसका अच्छे से आप आंसर भी नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले आप गद्यांश को अच्छे से पढ़िए। देखिए गद्यांश में बोल क्या रहा है यहाँ पे? गद्यांश में बोल क्या रहा है ये देखिए, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती हैं। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का क्या है? भागी है।
पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर, यहाँ पे क्या रहेगा आपका? पुर रहेगा। पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं। फिर भी ये पृथ्वी के मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव क्या है? अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उनमें भेदभाव नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए क्या है? समान क्षेत्र। ये नहीं रहेगा, समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नत करने का सबको एक जैसा क्या अधिकार है और किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। जब आपके पास ये गद्यांश आए तो सबसे पहले आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद हम आंसर देंगे बिना याद किए। गुरुजी, मान लीजिए आप पेपर देने चले गए, अब आपको क्या है कि ये जो गद्यांश है याद नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? जरा सोचिए, आप कैसे करेंगे? अगर मैं बताऊं कि आप बिना कुछ किए हुए कर लोगे तो आप हंसेंगे मेरे ऊपर, अरे क्या गुरुजी मूर्ख बना रहे हो। लेकिन ऐसा है ही नहीं यार, ये फ्री में आपका, मैं आपको 10 नंबर दिलवा दूं, चलिए दिलवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहला ये है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ये बताइए, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप राइट आंसर दीजिएगा। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? आपका सिर्फ एक ही जवाब आएगा, गुरुजी वासुदेव अग्रवाल। क्या आएंगे? वासुदेव अग्रवाल। यही तो जवाब आएगा ना, कि कुछ और आएगा? नहीं, बस यही जवाब आएगा ना। अगर आपके मुंह से निकल रहा है गुरुजी वासुदेव अग्रवाल राष्ट्र के स्वरूप के, तो जहां पे राष्ट्र दिखाई दे, देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? राष्ट्र शब्द दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे राष्ट्र शब्द दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे अगर राष्ट्र शब्द दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी राष्ट्र शब्द दिखाई दे रहा है, तो यह कहां से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। कहां से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया। यानी शीर्षक कौन है? शीर्षक कौन है? राष्ट्र का स्वरूप। शीर्षक मतलब पाठ का नाम। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है गुरुजी। अब देखिए, लेखक, राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। बस बस इस प्रकार से आपको क्या करना है? छाप देना है। तो सोचिए कि अगर आपको गद्यांश में कहीं पर राष्ट्र दिखाई दे रहा है तो राष्ट्र का स्वरूप है, बस। और आपको कुछ भी नहीं सोचना है, ना कुछ दिमाग लगाना है, बस यही जाइएगा और छाप कर चले आइएगा। हिंदी में आपसे कोई छीन नहीं सकता यार 95 नंबर। पूरे यूट्यूब पे मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ। ऐसा अगर कोई ट्रिक बता दिया ना तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। जो मैं पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, देख लेना, एक दिन ये सब कॉपी होगा। जो मैं ऐसा आपको पेपर दे रहा हूँ ना, एक दिन ये सब क्या होगा? कॉपी होगा। यहाँ पे है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गुरुजी, रेखांकित अंश मतलब? रेखांकित अंश का मतलब एक करेजा बढ़ाई चढ़ाई के लिखना। अरे जैसे कि अगर उनका लेटर मिल गया, बढ़ाई चढ़ाई के लिख देते ना। समझ गए ना? चलिए। हम्म, तो यहाँ देखिए, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार क्या है? अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल, नाना अनेक प्रकार के पर्वतों से क्या है? भरे हुए हैं। इस प्रकार से आपका क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना? अब इसी को आपको क्या करना है? बढ़ा चढ़ा के लिखना है। क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख देंगे आप लोग, पृथ्वी पर, पृथ्वी का विस्तार अनंत है। मतलब कि अगर पृथ्वी देखेंगे तो पृथ्वी तो गोल है। अरे गुरुजी, हम जाएंगे नापी ले, अरे नपबा कैसे यार, जब पहुंचबा तब ना। अगर देखेंगे तो जो पृथ्वी का 75 हिस्सा है उस पे क्या है? वाटर है। बोले तो क्या? जल है। और जब वाटर है, जब वाटर है तो जाहिर सी बात है 25% तो भूमि है ना। तभी कहेंगे गुरुजी वाटर की कमी है हमारे भारत में। अरे वाटर की कमी क्यों है पता है?
क्योंकि पीने वाले वाटर की कमी है, और वाले वाटर की नहीं, जिसको हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, उस वाटर की कमी है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना बोल दीजिए गुरुजी वाटर की कमी हो गई है। पृथ्वी पर निवास करने वाले असंख्य लोग हैं, मतलब अनगिनत है, जैसे नगर है, जनपद है, पुर है, गांव है, जंगल है और पर्वत अनेक प्रकार के लोगों से भरे हुए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे, समान अधिकार का भागी कौन है? अब गुरुजी कहेंगे गुरुजी हम तो याद ही नहीं करेंगे, हम कैसे बताएंगे समान अधिकार का भागी कौन है? हमारा पड़ोसी है क्या? अरे पड़ोसी नहीं है यार, पड़ोसी नहीं है। इसका क्वेश्चनवा का आंसरवा इसमें है। देखिए कहाँ है वो चीज, देखिएगा यहाँ पे, देखिए समान अधिकार का भागी कौन है। अब जहां पर समान अधिकार दिखाई देगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अब समान अधिकार का भागी कौन है, देखिए कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, समान अधिकार का भागी है। अरे कौन है, कौन है, कौन है? इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। ये तो खत्म हो गया। जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है, क्या है? जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या है? समान अधिकार का भागी है। तो गुरुजी इसका आंसरवा क्या हो जाएगा? इसका आंसरवा कर्जा पता है क्या हो जाएगा? बस यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये वाला। मातृभूमि के साथ जो जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का क्या है? भागी है। और आपको कुछ भी अलग से लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे है, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? अब जहां पर विस्तार अनंत दिखाई दे उसका यही आंसर हो जाएगा। देखिए अब विस्तार अनंत है, किसका विस्तार अनंत है? देखिए यहाँ पे ये विस्तार अनंत है, लेकिन गुरुजी किसका विस्तार अनंत है? किसका विस्तार अनंत है? पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार क्या है? अनंत है। बस यही वाला आपका एग्जैक्ट जो लाइन है क्या हो जाएगा? आंसर। और आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? और आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये बोल रहा है, अनंत, अनंत और जनपद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो गुरुजी अनंत मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं गुरुजी अनंत, ये भी लिख सकते हैं ना, अनंत। अनंत मतलब क्या हो जाएगा? जिसका कोई अंत ना हो। या फिर क्या हो जाएगा? अनगिनत, अनगिनत, अनगिनत। बस हो गया। और जनपद मतलब क्या होता है गुरुजी? जिला होता है, बोले तो डिस्ट्रिक्ट होता है। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है ना? बस ये आप छाप दीजिए। इसके बाद आपका क्या आएगा? पद्यांश आएगा। क्या आएगा? पद्यांश। देखिए मैंने पद्यांश यहाँ पे है तो, लेकिन पद्यांश के बगल में आप कुछ लिखा है, आपको सही से नहीं दिखाई दे रहा है क्या? चलिए मैं आपको समझा दूंगा पढ़ा के, आप चिंता मत करिएगा। यहाँ पे आपके पद्यांश के नीचे भी कुछ आपको मैं लिखवाया हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब दिखाई दे रहा है आपको? अब दिखाई दे रहा होगा। चलिए, नहीं दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई तो दे रहा होगा ना, इसमें तो डिस्प्ले है, इसका हम भी कलर चेंज कर देंगे तो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे है आपका, दिए गए पद्यांश पर आधारित इनकी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का ये क्या है? आपका पद्यांश है। कितने नंबर का? 10 नंबर का पद्यांश है। यहाँ पर देखिए बोल क्या रहा है, निज निज जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे वाह महास्वार्थ ने घेरा। ठीक है, 100 बार धन्य वह कह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अब आप लोग क्या करिए, इसका सबसे पहले आप आंसर ढूंढिए। आप इसका खुद खुद से सवाल पूछिए कि गुरुजी इसका क्या हो जाएगा? गुरुजी इसका क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे व्याख्या मैंने लिखा है, अर्थात कैकेयी पश्चाताप करते हुए व्यक्त कह रही हैं कि जन्म जन्मांतर तक मेरी यह आत्मा यह सुनने के लिए विवश होगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी ने महास्वार्थ ने घेरा और ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म के मार्ग का त्याग कर
अधर्म के मार्ग का अनुसरण किया। कैकेयी की इन बातों को सुनकर राम सहित सभासदों ने एक स्वर में कहा कि भरत जैसे महान पुत्र रत्न को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्य है। अतः यह सभी लोगों द्वारा एक मत से कैकेयी निर्दोष कहा जा रहा है। सभासदों की बात को सुनकर कैकेयी ने प्रतिक्रिया करते हुए उनकी बात दोहराई और कहा कि हाँ, मैं उसी पुत्र की अभागिन माता हूं जिसे बात मैंने खो दिया है। वह पुत्र भी अब मेरा नहीं रहा और उसने मुझे माता मानने से इनकार कर दिया। मैंने हर प्रकार से अब यश ही कमाया है और स्वयं को कलंकित भी किया है। यानी कि यहाँ पे कुल मिला के एक जनसभा बैठी है और वो जनसभा में श्री राम के साथ साथ अन्य लोग बोल रहे हैं कि ऐसी माँ दुनिया में किसी को नहीं मिलेगी जैसे कि भरत जी को मिला। लेकिन कैकेयी जी कहती कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो मेरी वजह से श्री राम जी को वनवास मिला। वो अपने आप को अभागिन कहती हैं और भरत जी इससे रुष्ट हो गए थे। ठीक है ना, बस वही चीज है यहाँ पे। अब यहाँ से कुछ करेजा लोग प्रश्न बनेंगे। देखिए जो भी है मैं आपको बहुत अच्छे डिटेल में मैं दे रहा हूँ भैया, ये सब बहुत तगड़ा वाला मटेरियल है। ठीक है ना, मिलने वाला नहीं, केजीएफ में वो चौचक माल मिलेगा, टेंशन ना लीजिएगा। उपयुक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? पाठ का शीर्षक कैकेयी का अनुताप है और इसके रचनाकार यानी कवि मैथिली शरण गुप्त है। तो मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय भी याद कर लेना, कैकेयी का अनुपात। फिर यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। निज जन्म जन्म में सुने यह जीव मेरा, धिक्कार उसे वह महास्वार्थ ने घेरा। अर्थात कैकेयी पश्चाताप करते हुए कह रही हैं कि अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश है कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेरा और ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म के मार्ग का त्याग कर अधर्म के मार्ग का क्या किया? अवसरण किया। बस इसी चीज को यहीं पे लाइए, अच्छा आप दीजिए। क्या छापेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि कैकेयी पश्चाताप करते हुए कह रही हैं कि अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी यह आत्मा सुनने के लिए विवश होगी कि अयोध्या की रानी को महास्वार्थ ने घेरा और ऐसा अनुचित कर्म करवाया कि उसने धर्म के मार्ग का त्याग कर अधर्म के मार्ग का क्या किया? अनुसरण किया। बस उसके बाद यहाँ पे है कि कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? तो कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यह सुनते रहेंगे कि मैंने स्वार्थवश अनुचित कार्य किया। मैंने स्वार्थवश अनुचित कार्य किया। बस यही आपको छापना है, इसके अलावा आपको कुछ भी छापने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम उससे क्या कहते हैं? तो कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम उनसे कहते हैं कि जिस माता ने भरत जैसे भाई को क्या दिया? जन्म दिया, वह 100 बार क्या है? धन्य है। उसके बाद पांचवा प्रश्न यहाँ पे है। पांचवा देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? तो प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ 100 बार क्या है? 100 बार धन्य है। बस यही आपको लिखना है और यही आपके पेपर में आएगा। कोई दिक्कत है का? एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कोई दिक्कत हो तो। उसके बाद यहाँ पे पांचवा का क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा आपका कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का। ठीक है ना, जस्ट सेकंड यार मैं सेट कर दूं, नहीं तो पता लगा कि आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, यहाँ पे पहला है वासुदेव अग्रवाल, दूसरा है प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, तीसरे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा किसके बारे में। संक्षिप्त परिचय डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मेन हेडिंग याद कर लेंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? द्विवे का छपरा, जो कि बलिया। बलिया कहाँ पे भैया? यूपी में है। कहाँ पे है करेजा? यूपी में है।
पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, माता का नाम ज्योतिषमती था। क्या था? ज्योतिषमती था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो गुरुजी बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी था। अनेक महत्वपूर्ण पदों पर ये कार्यरत भी रहे और इनकी मृत्यु गुरुजी 18 मई सन 1979 ईस्वी को हो गया था। उसके बाद ख वाला प्रश्न आएगा, बाकी तो आप लिख ही सकते हो यार, मैं संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ, बाकी तो आप जोड़ के लिख सकते हैं ना। अब इतना तो आप कमजोर है नहीं कि नहीं गुरुजी हम लिख नहीं सकते। कमजोर यार नहीं यार, आप तो जाबाज हैं यार। डर किस बात की है? आपके माँ बाप आपके माँ बाप दिन रात मेहनत करेंगे नहीं? हाँ, अभी रात का उनका फोन आ जाए तो आप रात भर बतियाएंगे और मजा आएगी बात करने में। अब बोर्ड का परीक्षा आ गया है, परीक्षा आ गया तो पढ़ने में मन लगा लो ना। जिस रात में बतियाने में मजा आती है अपने दोस्तों से, वैसे आपको क्या करना चाहिए? आपको अब पढ़ने में मजा आना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट लास्ट डे बचा हुआ है। अगर इस लास्ट डे में अगर आप मिस्टेक करते हैं ना, तो ये समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा आपका क्या रहेगा, नुकसान रहेगा। ठीक है ना? निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखिए और उनकी कृतियों पर क्या डालिए? आप प्रकाश डालिए। तो ये तो इंपॉर्टेंट होता है, 5 नंबर का है। तो यहाँ पे है महादेव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रा नंदन पंत। कौन है सुमित्रा नंदन पंत? तो मैंने यहाँ पर लिया रामधारी सिंह दिनकर का जो है संक्षिप्त जीवन परिचय लिया है। क्या लिया करेजा? संक्षिप्त जीवन परिचय। हम क्या भैया नहीं लपेट लेते, क्या दिक्कत है इसके बारे में? रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, ठीक है ना? चलिए, इनका जन्म 30 सितंबर 1980 में हुआ था। जन्म स्थान सिमरिया मुंगेर, जो कि बिहार जिले में हुआ था, बिहार राज्य है। पिता का नाम रवि सिंह था। भाषा कैसी थी? परिष्कृत खड़ी बोली थी। शैली कैसी थी सर? प्रबंध और मुक्तक इनकी शैली थी। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे कौन कौन सी सर? उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, सामधेनी धेनी है, रेणुका है, परशुराम की प्रतीक्षा है इत्यादि इनकी गुरु जी क्या है आपकी? ये प्रमुख रचनाएं हैं। क्लियर है ना? उसके बाद यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ छठा वाला प्रश्न बोल रहा है कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए और अधिकतम शब्द सीमा कितना है आपका? 80 शब्द। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। अथवा ध्रुव यात्रा बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर, 5 नंबर ये एग्जामिनर चाचा आपके पेपर में देगा। कितना नंबर? 5 नंबर का। देखिए यहाँ पे मैंने लिया है किसके बारे में भैया? यहाँ पर लिया करेजा पंचलाइट कहानी का सारांश। किसके बारे में लिया है? पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट कहानी का सारांश। अब देखिए पंचलाइट कहानी, तो जो पंचलाइट कहानी है ना, यह एक आंचलिक कहानी है। इसमें एक महतो टोली होती है जो कि रामनवमी के मेले में जाती है, मेले में घूमने के लिए, और वहां से पेट्रोमैक्स खरीद कर ले आती है। उसके बाद सभी लोग आते हैं, बैठते हैं, रात को पूजा का कार्यक्रम होता है। फिर उस पेट्रोमैक्स की जलाने के बाद बारी आती है। लेकिन अब पेट्रोमैक्स किसी को जलाना नहीं आता था। अब जब पेट्रोमैक्स किसी को जलाना नहीं आता, तो सोचिए अब जलाएगा कौन? तो उसी में रहती है मुनरी, जो कि गोधन नामक युवक से प्रेम करती थी। और मुनरी को यह पता था कि गोधन जो है वो इस पंचलाइट को जला लेता है। लेकिन गोधन ने ना, वो गोधन ने मुनरी को लाइन मार दिया था एक बार। अब गुलरी काकी देख ली थी, और गुलरी जो थी, हाँ मुनरी काकी थी, गुलरी काकी थी, हाँ गुलरी, गुलरी जो थी वो गई पंचों से शिकायत कर दी कि गोधन हमारे बिटिया को लाइन मारत रहा। हाँ, और उसके बाद भैया क्या हुआ पता है? कि वहां के जो पंच साहब थे, उन्होंने क्या किया कि उसको निकाल दिया। किसको निकाल दिया? अपने टोली से गोधन को निकाल दिया। और जब गोधन को निकाल दिया तो हुआ क्या पता है? क्या हुआ? मुनरी रोने लगी। लेकिन बारी आती है पेट्रोमैक्स चलाने की। फिर ये बात चतुराई से मुनरी पंचों तक पहुंचा देती है। गोधन लाइट को जला लेता है पेट्रोमैक्स, तो फिर वो उसको बुलाते हैं और वो जला लेता है। फिर उसको क्या कर देते हैं? माफ कर देते हैं। बस यही है। तो आप लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे पंचलाइट की कहानी रेणु जी की एक प्रसिद्ध आंचलिक कहानी है, जिसमें बिहार के एक गांव का, सॉरी यार ये क्या है, ये क्या हो गया? हाँ, जस्ट सेकंड, मुझे इसको सेट करने दीजिए। अब तो दिखाई दे रहा है ना? अब तो दिखाई दे रहा है ना? चलिए,
अब आपको दिखाई दे रहा है पंचलाइट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। चलिए कोई बात नहीं। पंचलाइट की कहानी रेणु जी की एक प्रसिद्ध आंचलिक कहानी है, जिसमें बिहार के एक गांव का क्या है, चित्र प्रस्तुत है, किया गया है। इसमें एक गांव होता है जिसमें एक महतो, यहाँ पे क्या रहेगा, महतो टोली नामक समूह में गांव के लोग रहते हैं। यह टोली रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीद लाती है, जिसे पंचलाइट कहकर बुलाते हैं। उसके बाद वह रात के समय यह लोग पूजा का आयोजन करते हैं, लेकिन इस मौके पर किसी को यह नहीं पता चलता कि यह पेट्रोमैक्स जलेगा कैसे। और इसी टोली में गोधन नाम का एक युवक होता है, जो मुनरी नामक एक युवती से बहुत प्रेम करता है। और एक दिन गोधन मुनरी के घर के सामने सलीम का गाना गाता हुआ जा रहा था, और मुनरी काकी कौन, गुलरी, गोधन को क्या करती हैं, देख लेती हैं, जिसकी शिकायत पंचों से कर देती है, और पंच गोधन को अपने टोली से बाहर निकाल देते हैं। और मुनरी को यह बात पता थी कि गोधन पेट्रोमैक्स जला लेता है, और इसी बात को चतुराई से वह पंचों तक पहुंचा देती है। फिर गोधन आकर पंचलाइट जला देता है, और पंच यानी टोली वाले उसे माफ कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि खूब गाओ सलीम का गाना, तुम्हारे साथ पुन माफ। और फिर रात को गुलरी काकी गोधन को भोजन के समय बुलाते हैं। बस यही है, और आपको कुछ भी अलग से लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आपका सातवां यहाँ पे प्रश्न आएगा, स्वपठित खंड काव्य। क्या आएगा, स्वपठित खंड काव्य आएगा, के आधार पर एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा आपको 80 शब्द रहेगा, और 5 नंबर का ये आपके पेपर में रहेगा क्वेश्चन। देखिए जैसे कि मुक्ति यज्ञ का आएगा, सत्य की जीत का आएगा, रश्मि रथी का आएगा। ये आपके जिले के अनुसार आएगा, तो आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए ताकि मैं करवा सकूं। आलोक वृत्त का आएगा, और त्याग पथी का आएगा, और किसका आएगा, श्रवण कुमार का आएगा। किसका आएगा, श्रवण कुमार का आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, रश्मि रश्मि रथी का पांचवा पांचवा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, रश्मि रथी का, रश्मि रथी खंड का आपका 5वां सर्ग। अगर आपको करना है तो यहाँ पे है, आप अपने जिले के अनुसार कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो इसको आप अपने जिले के अनुसार कर लेंगे। इसको मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ, तो ये तो आप याद ही कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे शुरू होता है खंड ख। क्या शुरू होता है, खंड ख की क्या होती है, शुरुआत होती है। सबसे पहले 8वां का प्रश्न रहेगा यहाँ पे, संस्कृत का गद्यांश। किस नंबर का, 7 नंबर का। तो ये संस्कृत का जो संस्कृत वाला भाग है ना, इसको आप स्वयं से करिएगा। देखिए हम पेपर के 2 दिन पहले इंपॉर्टेंट जो भी रहेगा उसको मैं करवा दूंगा, लेकिन इसको आप स्वयं से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यार हम फिजिक्स बायोलॉजी मैथ और केमिस्ट्री के छात्र, इंग्लिश के, तो संस्कृत तो इतना आती नहीं, पंडित तो है नहीं हम, विद्वान आत्मा, मतलब विद्वान आत्मा, तो हम आपको ज्ञान दे देंगे संस्कृत का। तो संस्कृत तो आप मेहनत करिएगा, ठीक है ना। हालांकि इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मैंने ध्यान यहाँ पे डाल दिया है, धन्योम भारत देश यत्र से लेकर कहाँ तक है आपका, संस्कृत भाषाएं महत्वम तक है। यहाँ पे आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका ये संदर्भ रहेगा। संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका ये संस्कृत भाषाएं महत्वम नामक पाठ से क्या है, अवतरित है। सॉरी यहाँ तक है, अस्यामेव भाषायाम लिखितानि सन्ति तक है, ठीक है ना। और इसका ये हिंदी में अनुवाद है। उसके बाद आपका आएगा श्लोक। क्या आएगा, इसको पद्यांश बोलिए या फिर करेजा क्या बोलिए, श्लोक बोलिए। क्या बोलिए इसको, आप श्लोक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, श्लोक, ठीक है ना। परोच्छे कार्यहंतरम प्रत्यक्षते प्रियवा दिनम वर्जये दृशम मित्र विस्कुंभ पयोमुखम, ठीक है ना। यहाँ पे आपका संदर्भ हो जाएगा, यही श्लोक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाष रत्नायण नामक पाठ से अवतरित है। बस, और अनुवाद क्या हो जाएगा, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो वह सामने मीठा बोलने वाला हो, तो ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे कि विष से भरे हुए घड़े को, विष से भरा हुआ जो दूध है उस घड़े को हम लोग छोड़ देते हैं, बस। और आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। उसके बाद यहाँ पे आपका मुहावरा। क्या आएगा, मुहावरा आपका आएगा 2 नंबर का। देखिए 4 रहेंगे, इसमें से कोई एक करना है। आंख का तारा होना, यानी कि अति प्रिय होना, अति प्रिय होना। अरे राम तो अपने माँ बाप की आंखों का क्या है, तारा है, क्योंकि वो घर में क्या है, अकेला बेटा है। क्या है, अकेला बेटा है। अति प्रिय होना। ईद का चांद होना,
बहुत दिन बाद दिखाई देना, बहुत दिन बाद दिखाई देना, दिखाई देना। अरे श्याम, बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हो, तुम तो यार ईद के चांद हो गए हो। अपना उल्लू सीधा करना, मतलब कि अपना उल्लू सीधा करना, काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब कुछ भी समझ में ना आना, समझ में न आना, काला अक्षर भैंस बराबर। अपना उल्लू सीधा करना का क्या हो जाएगा, इसका आप लोग कमेंट में छाप दो, इसका आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में आप लोग छाप देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज मैं डिटेल में यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, किसका, ईद का चांद होना, बहुत दिनों तक दिखाई न देना, अर्थात यहाँ पे ये इसको इरेज कर दे। अरे रमेश, तुम तो ईद के चांद हो गए हो, तुम बहुत दिनों तक दिखाई नहीं पड़ते। उसके बाद आपका आएगा अपठित गद्यांश पेपर में आएगा, जो कि संधि विच्छेद के स्थान पर जुड़ा हुआ है। इसके स्थान पर जुड़ा हुआ है, संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन के स्थान पर ये नया टॉपिक में जुड़ा हुआ है। इसको मैं आपको विस्तार से करवा दूंगा, आप चिंता मत करना। उसके बाद शब्द युग्म आएगा 2 नंबर का, कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का। अनिल और अनल, अनिल मतलब क्या होता है, हवा होता है, और अनल मतलब क्या होता है, आग होता है। तो हवा और क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। अंबुज और अम्बुद, अंबुज मतलब क्या होता है, कमल होता है, क्या होता है, कमल होता है। और अम्बुद मतलब क्या होता है आपका, अम्बुद मतलब क्या होता है आपका, बादल होता है, क्या होता है आपका, बादल होता है। कमल और क्या हो जाएगा आपका, बादल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमल और बादल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका ये निम्नलिखित में से एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, 2 नंबर का है, गति है, तीर है, पयोधर है। तो यहाँ पे आपका कांड मैंने लिया है, तो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे कांड, यहाँ पे कांड यहाँ पे लिख दिया गया है, लेकिन ये आपका क्या है, इरेज कर दीजिए। ये तीर, तीर का क्या हो जाएगा, बाण हो जाएगा, किनारा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सीमा हो जाएगा। बाकी 2 का आप लोग क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे, बाकी क्या करेंगे आप लोग, कमेंट में छाप देंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए यहाँ पे है आपका आशा से अधिक आशातीत, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, जिज्ञासु कहलाता है, क्या कहलाता है, जिज्ञासु। फिर आपको 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, जैसे कि यहाँ पे आपका है 2 नंबर का पेपर में आएगा, व्यक्ति और जीवन का घोर संबंध है, बेटी तो पराधन होता है। 4 कानपुर के व्यक्ति बोले, और दरिद्रता और जैसे शस्त्र नहीं होती। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको लिखना है, यहाँ पे व्यक्ति और जीवन का घोर क्या होता है, संबंध होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साहित्य, व्यक्ति का स्थान क्या हो जाएगा, साहित्य, और जीवन, साहित्य और जीवन में घनिष्ठ, क्या, घनिष्ठ संबंध है, क्या है, संबंध है, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे बेटी तो पराया धन होता है, तो आप क्या लिखेंगे, बेटी, बेटी पराया, पराया धन, धन होता है या होती है, कोई भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है साहित्य और जीवन घनिष्ठ संबंध है, बेटी तो पराया धन होता है, बस बेटी पराया धन होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका श्रृंगार रस अथवा वीर रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का है। तो यहाँ पे मैं आपको वीर रस बता रहा हूँ, उदाहरण लिखना है और इसकी परिभाषा, ठीक है ना। लक्षण वही क्या होती है, लक्षण बोलिए या फिर क्या बोलिए, परिभाषा बोलिए। तो क्या हो जाएगा वीर रस का, उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्या प्राप्त होता है, वीर रस की दशा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, मंगल सगुन हो सब काहू, फरक ही सुखद विलोचन बाहू, भरत ही सास साहस समाज उछाऊ, मिलहि राम मिटहि दुख दाहू। ये क्या हो जाएगा, आपका उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद ख वाला यहाँ पे प्रश्न है, ख वाला देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का ये आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, कितने नंबर का, 2 नंबर का। तो यहाँ पे उपमा अलंकार परिभाषा क्या हो जाएगा, जिसमें किसी वस्तु की समानता या तुलना
किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। मैंने पढ़ाया भी है सी सर बायोलॉजी हिंदी पे, इसको मैंने पढ़ाया भी है। उदाहरण क्या हो जाएगा, तारा सो तरनी धूरी धरा में लागत जिम खारा पर पारा परावर यो हलत है। उसके बाद यहाँ पे आएगा कुंडलनिया अथवा दोहा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो दोहा छंद क्या होता है, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती है, 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में क्या आता है, गुरु और लघु होना चाहिए। उदाहरण गुरु जी क्या हो जाएगा, श्री गुरु चरण सरोज रंजनी मन मुकुर सुधार वर्णव रघुबल विमल जसु जो दायक फल चारि। बस यही हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर है। 13 नंबर क्या है, किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती है तो एक पत्र लिखिए अथवा किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज के ऋण देने के लिए क्या लिखिए, पत्र आपको लिखना है। ठीक है ना। तो इसका उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विषय विद्यालय में सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु। महोदय सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं ये फलाना ढिमका जो भी रहेगा पढ़ा लिखा हूँ, ये मेरे पास डिग्रियां है, आप मुझे अपने स्कूल में भर्ती कर लीजिए। बस और कुछ भी नहीं करना है। ये बीच में आप लोग प्रोपोगेंडा इसमें पूरा पूरा क्या करेंगे, छाप देंगे। ठीक है ना, इसमें आप पूरा पूरा प्रोपोगेंडा आप लोग छापेंगे। और आपसे अनुग्रह करता हूं कि आप इस प्रार्थना पत्र पर विचार करने की महान कृपा करें। धन्यवाद। यहाँ पे आप डेट डाल देना जो भी रहेगा और यहाँ पे आपका भवदी XYZ, ये पता भैया हमारा है, ये पता हमारा है, हम यही के हैं। अगर आप जानना चाहते हो तो मैं यही कहूँ, तरछना प्रयागराज उत्तर प्रदेश, यही क्या हूं मैं, ये हमारा एड्रेस है। ठीक है ना। वैसे मैं रहता हूँ नैनी में, अगर कोई बच्चा है नैनी का तो आके मिल सकता है, मैं यहीं पे रहता हूँ। पहले मैं इलाहाबाद मेन सिटी में रहता था, क्यों मुझे तैयारी भी करनी रहती है ना, तो मैं यहीं पे रहता हूँ। उसके बाद है यहाँ पे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक अपनी भाषा शैली में आपको निबंध लिख रहा है, 9 नंबर का है। आजादी का अमृत महोत्सव, नए शिक्षा नीति, पर्यावरण संरक्षण, मेरे प्रिय लेखक और यहाँ पे वर्तमान समाज में नारी का महत्व। ये तो आपका इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है। देखिए निबंध का मतलब होता है कि अपने से लिखना, जितना हो पाए अपने से लिखिएगा और ज्यादा से ज्यादा हेडिंग बनाइएगा। जितना आप अच्छे तरीके से हेडिंग बना के लिखेंगे, मैं तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा कि लिखना कैसे है। बाकी लिखना वहां पे आपको अपने से सोच समझ के, आप कहानी के तौर पर, जैसे कि अभी कहीं आप देखते कोई झगड़ा लड़ाई होता है तो आप लोग को कोई समझाने आता है क्या, नहीं ना, आप लोग तो खुद से ही तो करते हैं ना। बस उसी उसी तरीके से आपको खुद से क्या करना है, निबंध को लिखना है। ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे आप, मैंने जो निबंध लिया है वो लिया है किसके ऊपर, मेरे प्रिय लेखक पर निबंध मैंने लिया है। तो सबसे पहले आपको क्या डालना है, प्रस्तावना डालना है, यानी कि लेखक के बारे में बताना है, लेखक के बारे में बताना है इनका क्या होता है मूल उद्देश्य, में किस लेखक का यहाँ पे निबंध लिख रहा हूँ, किस लेखक पर, तो उनके बारे में डिटेल से आप छापिए। जैसे सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा नगर, मतलब जो भी है, फिर इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है ना, जो कवि है या फिर लेखक है जिसका आप लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी, फिर उपसंहार। बस यही आपको करना है। और यही आपका क्या है, हिंदी का पेपर है, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में आ सकता है और आएगा ही। यहाँ से क्वेश्चन ना देख देख लीजिएगा, जो मैं सेट पेपर में प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, यहाँ से भर भर के आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। और ऐसे पेपर केवल केवल आपको एसकेएम स्टडी पर मिलेंगे। तो एसकेएम स्टडी चैनल को क्या करें आप लोग, सब्सक्राइब कर लें। क्या करें आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और वीडियो को आप क्या कर लेंगे, लाइक जरूर कर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को क्या करिए, लाइक कर दीजिए। और अपने दोस्तों के साथ ना वीडियोस को या शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और मैं अकेले आपको ये वीडियो शूट करता हूँ। आपको पता होना चाहिए कितना बज रहा है, पता है, आप देख लीजिए, आपको 106 बज रहा है ना। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा दिखा दूं कितना बज रहा है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिए 10:44 हो रहा है, रात को 10:44 यानी कि 11 बज रहा है। और इस कमरे में कोई नहीं है, इस कमरे में कोई नहीं है, मैं अकेले यहाँ पे पढ़ता हूँ। ठीक है ना, पूरा सेटअप मैंने यहाँ पे करवाया है। तो ये सब आपके लिए किया जाता है यार, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में, जो आपका बोर्ड एग्जाम है ना,
उसमें आप अच्छे नंबर स्कोर करो। तो देन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करिए और पूरा वीडियो को देखिएगा। एक बार में नहीं समझ आ रहा है, आप 2 बार देखिए, आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी पर भेज दूंगा। कहाँ पर भेज दूंगा? एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। तो जाके एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल से आप लोग क्या करिएगा, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर .in लगा देंगे तो एक वेबसाइट है हमारी skms.in, वहां से आप कोई भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा जुनून बैच, जुनून बैच शुरू हुआ है। कहाँ पर? एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन। तो जाइए गूगल प्ले स्टोर से क्या करिए, डाउनलोड करिए। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।